हेलो बच्चों, आज हम एक फिजिक्स का एक नया लेक्चर नंबर 16 लेकर चले आए। लेक्चर नंबर 16 में आज हम लोग गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर जो 15 के थे उसमें गॉस के नियम पढ़े थे। ठीक, गॉस के नियम की डेरिवेशन भी किए थे, उत्पत्ति भी किए थे। आज इसमें अपने यूपी बोर्ड लेवल का हम जो गॉस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ने चल रहे हैं, उसमें पहला जो हमारा हेडिंग होगा, अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, इसमें हम लोग जो गॉस के नियम है, इसमें लगभग अब जो इस सत्र में शिक्षण सत्र 2020-21 में जो सिलेबस हट गया है उसके अनुसार जो पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग को 3 डेरिवेशन करना होगा गॉस के नियम पर। पहला, एक अनंत लंबाई के सीधे तार हो, उसके निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो। दूसरा डेरिवेशन करना पड़ेगा, एक समतल चादर हो, अब वो चाहे चालक हो या कुचालक हो, बात अलग की होगी, उससे स्मॉल r दूरी पर यहाँ पर निकालना होगा। तीसरा हमारा जो प्रयोग होगा वो होगा एक गोला हो। अब गोला कुचालक भी हो सकता है, सुचालक भी हो सकता है, चालक भी हो सकता है, उसके कारण निकालेंगे। ठीक, तो ये हमारा 3 डेरिवेशन पढ़ना है जो कि अपने उसके बोर्ड परीक्षा के लेवल का है। इस सत्र में जो आया है, हाँ इस सत्र में केवल एक चादर और अनंत लंबाई गोले वाला हट गया है, गोले वाला पिछले सत्र में। ठीक, लेकिन जो हम इन लोग को पढ़ा लेंगे तो उसके बाद हम और कई लेक्चर देंगे आपको, जिसमें एक सिलेंडर के कारण भी पढ़ाएंगे, गोले के कारण भी पढ़ाएंगे। ये 2 चीज़ें और पढ़ा देंगे। भले छूट गया है, निकल गया है, लेकिन आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है क्योंकि कंपटीशन लेवल से नहीं निकला हुआ है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं संजय मिश्रा, आप सभी लोग का संजय मिश्रा मैथ यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। चलिए, हमारा जो पहला हेडिंग होगा अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी एक तार है, तार बोले तो वायर है, ये कितनी लंबाई की? अनंत लंबाई, मतलब इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है ऊपर। अनंत लंबाई का मतलब पहले समझ लीजिए होता क्या है। जैसे यहाँ पर निकालना हो दूरी, तो इसकी तुलना में थोड़ा बड़ा हो जाए तो अनंत कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर निकाल थोड़ा और दूर बड़ा हो जाए तो उसकी तुलना में अनंत होता है। तो अनंत मतलब जिस दूरी पर निकालना हो उसकी तुलना में लंबाई काफ़ी ज़्यादा हो तो हम कहते हैं कि अनंत दूरी पर है। ठीक है, हम ये मानते हैं कि इस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, यानी एक आवेश जो है प्लस क्यू इस पर समान रूप से बटा हुआ है। अब करना क्या है कि इससे इस तार से स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर, मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु P है, कितनी दूरी पर है? स्मॉल r दूरी पर। हमें निकालना है कि इस तार के कारण यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी। ठीक, तो इसमें हम मानेंगे, सबसे पहले हमारा मानने वाला काम होगा क्योंकि अपने बोर्ड परीक्षा में सबसे पहले मानने वाले लिखते हैं। माना अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित तार है, जिसके प्रति एकांक लंबाई पर या प्रति एकांक लंबाई पर, यानी हर छोटी सी लंबाई या प्रति एकांक मीटर में, या हम कहते हैं प्रति यूनिट पर, प्रति एकांक लंबाई में आवेश कितना वितरित है? प्रति एकांक लंबाई में वितरित आवेश। अच्छा, प्रति एकांक लंबाई में वितरित आवेश ही आवेश घनत्व कहलाती है। लेकिन हम लोग कहेंगे कि हर एक लंबाई पे, छोटी छोटी से लंबाई से, एक एक लंबाई पर, यानी एक यूनिट ले लें, मान लेते हैं इतनी बड़ी लंबाई पर, फिर इतनी बड़ी पर, हर एक लंबाई पर जो वितरित आवेश है वो कितना है? लैम्डा कूलाम प्रति मीटर, यानी हर एक मीटर पर लैम्डा कूलाम का आवेश बटा हुआ है। ठीक, तार से स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर? r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या निकालनी है? विद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। क्लियर? अब हम मानेंगे कि एक गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे भाई विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए। देखिए, जो गॉस का नियम है
केवल हमें वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए दे रहा है। इसी के लिए हमने पढ़ाया था और इसीलिए लोग पढ़ते भी हैं कि गॉस का नियम पढ़ लें, उसकी सहायता से हम लोग वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, बहुत आसानी तरीका से निकालेंगे। तो एक अनंत लंबाई का सीधा तार है जिससे स्मॉल r दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम माने क्या माने, माना अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित तार है जिसके प्रति एकांक लंबाई में या प्रति मीटर में या प्रति लंबाई मीटर में वितरित आवेश लैम्डा है, जिसको हम लोग आवेश घनत्व भी पढ़ाए थे, आप लोग को बताए हैं पिछले लेक्चरों में कि आवेश घनत्व क्या होता है। प्रति एकांक मीटर में वितरित आवेश को आवेश मीटर कहते हैं, इसीलिए हमने मान लिया कि प्रति एकांक लंबाई में वितरित आवेश लैम्डा है। क्लियर। तार से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब जिस बिंदु पर निकालना हो उससे क्या करते थे, कुछ कंडीशन आपको गॉस के नियम फॉलो करने के बताए गए थे कि जिस बिंदु से निकालना हो सबसे पहले उससे गुजरने वाला क्या खींचे, गॉसियन पृष्ठ खींचे। जैसा तार हो उसी के सममित हो, मतलब तार अगर बेलनाकार है तो तार सीधा है तो इसके चारों तरफ खींचेगा तो बेलनाकार बन जाएगा। पॉइंट होता तो गोलाकार बनता, चादर होती तो इसे समतल प्लेन में बनता, ऐसा बनता। तो सबसे पहले गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। गॉसियन पृष्ठ कैसे बनेगा देखिए, मानते हैं ये कोई गॉसियन पृष्ठ है, ठीक, तो दोनों तरफ बनेगा ना। लग रहा है कि एक सिलेंडर है, ठीक, मतलब एक तार है जो इस बेलन के अंदर डाल दिया गया। इसका क्या नाम है, गॉसियन पृष्ठ। अच्छा इसकी त्रिज्या दूरी r है तो इसकी त्रिज्या भी कितनी होगी, r तो होगी। तो हम क्या लिखेंगे, बिंदु P से गुजरने वाला एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा जिसकी लंबाई कितनी मान लेंगे, यल लंबाई, कितनी लंबाई है नीचे माना, सॉरी, बिंदु P से गुजरने वाला एक गॉसियन पृष्ठ खींचा जो कि बेलनाकार है। कैसा है, बेलनाकार है तथा लंबाई यल है व त्रिज्या r। हमें एक P से गुजरने वाला एक गॉसियन पृष्ठ खींचा, वो कैसा होगा, बेलनाकार होगा जिसकी त्रिज्या r होगी और लंबाई यल होगी। क्लियर। चलिए इतनी चीजें क्लियर हुई। अब हम लोग कुछ गॉस के नियम की कंडीशन, 4 कंडीशन हम लिखाए थे कि ये कोई चीज 4 कंडीशन फॉलो करेगी तभी गॉस का नियम अप्लाई होगा वरना नहीं अप्लाई होगा। ठीक, क्या क्या हो सकता है गॉस का नियम के लिए। सबसे पहले तो हम देखें कि गॉसियन पृष्ठ उस बिंदु से होकर जाना चाहिए, मतलब जो बिंदु स्रोत हो उसके क्या हो, सममित हो, मतलब जो आवेश स्रोत हो सीधा तार है उसके सिमेट्रिक हो, मतलब जैसे वो तार एक बेलन है तैसे उसके भी एक बेलन हो। तो सबसे पहला कंडीशन तो आप लोगों को लग रहा होगा कि फॉलो हो रहा है। इधर देखिए, हेलो, पहले समझ लीजिए उसके बाद नोट कीजिए। एक तार है, इसके चारों तरफ एक बेलन है, तो बेलन भी एक तार की तरह काम करेगा, या तार थोड़ा पतला तार होगा तो वो भी बेलन की तरह का काम करेगा। तो जो आवेशित स्रोत है उसके सममित है या नहीं है, तो है, सिमेट्री है। तो सबसे पहला गॉस के नियम का कंडीशन जो था सममित का होना चाहिए। तो गॉस, तो लिखेंगे गॉसियन पृष्ठ आवेश स्रोत के सममित है या नहीं है। दूसरी बात क्या थी, दूसरा कंडीशन ये था कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो वो प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, समान हो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ हो, प्रत्येक बिंदु पर समान हो। तो ये प्लस आवेश है ना, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी, बाहर की ओर होगी या नहीं होगी, बोलो। ये सब अपने इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र की
ये सब वैद्युत क्षेत्र की, जिसको हम वेक्टर ई के नाम से समझेंगे। क्लियर? तो आप सोचिए एक सिलेंडर है, जैसे मेरा देखिए ये मान लीजिए मग्गा है, ठीक, और इसके बीच में एक राड डाला गया है। अब वो राड मान लीजिए जल रहा है, तो जल रहा है तो उसकी प्रकाश किरणें ऐसे बाहर निकलेंगी ना, सतह पर निकलेंगी। तो यदि इसके अंदर ये मार्कर डाल दें तो हम कहेंगे क्या कि इस मार्कर के सम्मित है या नहीं है। भाई ये पतला बेलन हो गया, मोटा बेलन हो गया जो इसके अंदर समा जा रहा है। तो ये हमारा जो बाहर का बेलन होगा, मग्गा होगा, ये हमारा क्या होगा, एज अ गॉसियन प्रिफ्ट की तरह काम करेगा। क्लियर? तो अब देखिए जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चारों तरफ बाहर निकल रही है तो इस सतह के लंबवत है या नहीं है। और मान लीजिए इस बिंदु पर ये जो कलरफुल फूल बना हुआ है, इसे हम मान लें कि इस क्षेत्रफल वैद्युत फलक निकालना है, तो इससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर और इसका क्षेत्रफल वेक्टर भी बाहर की ओर, तो दोनों के बीच का कोण क्या होगा, 0 अंश। मतलब ये क्षेत्रफल वेक्टर के अनुदिश है। क्या है? अनुदिश है। लेकिन अब ऊपर वाली सतह पर निकाले तो वैद्युत क्षेत्र भी राड, भाई जो राड जाएगा, जो बीच में हमारा वायर जा रहा है वो लंबा है, हमने गॉसियन प्रिफ्ट इतना बड़ा बना लिया। जब यहां पर जाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, लेकिन ऊपर वाले सतह का क्षेत्रफल वेक्टर ऊपर की ओर, तो दोनों के बीच का कोण 90 है। मतलब निकलने वाला वैद्युत फलक क्या होगा, 0। ठीक है, कुछ इस तरह से है। तो दूसरा कंडीशन ये हमारा कि वैद्युत क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर समान है। लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रत्येक बिंदु पर नियत है। क्या है? नियत है। दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे जो हमारा गॉसियन प्रिफ्ट है वो कहां से होकर जा रहा है, सॉरी दूसरा पॉइंट ये लिख दिए कि बिंदु जो विद्युत क्षेत्र है वो पृष्ठ पर क्या कर रहा है, 90 अंश का कोण बना रहा है। सतह पर लंबवत है। चौथा कंडीशन था कि जो गॉसियन पृष्ठ हो वो उस बिंदु से होकर जाए जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो। तो लिखेंगे गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ पॉइंट P से जा रहा है, से गुजर रहा है। ये कंडीशन हमारे फॉलो हो गई। अब देखिए, अब हमें निकालेंगे कि इस पृष्ठ से निकलने वाला, तो सबसे पहले सतह मान लीजिए कौन 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 सतह है। तो हम मान लेंगे ये जो पूरा चारों तरफ बेलन वाला सतह है उसको पहला सतह मान लेंगे। उसके बाद ये हमारा ऊपर वाला दूसरा और नीचे वाला तीसरा। अब मान लीजिए इस छोटे से पार्ट के लिए क्षेत्रफल के लिए निकालें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा। क्लियर? और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, बाहर की ओर है, तो दोनों के बीच का कोण कितना है, 0 अंश। क्लियर? यहां पर क्षेत्रफल वेक्टर ऊपर की ओर मान लेते हैं dA, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर, दोनों के बीच का कोण कितना आया, 90 डिग्री। यहां पर सतह पर क्षेत्रफल वेक्टर कहाँ होगा, नीचे की ओर होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर, तो कोण क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा, बोलो। तो लिखेंगे गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स, तो पहला फाई बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। अच्छा φ1 की बात करें तो यहां पर E इंटू डी आ जाएगा। बोलो, समाकलन लगाइए, A इंटू डी ए इंटू cos 0 अंश। क्लियर? φ2 का बात उसमें भी E इंटू डी ए लेकिन cos 90 अंश, और φ3 में भी E इंटू cos लग जाए तो वेक्टर नहीं लगाएंगे, ठीक है, डी ए cos 90 डिग्री। अब ये 90 वाला 0, ये 0 सब खत्म हो गया भाई, 90 0 बन जाएगा, केवल हमें ये वैल्यू देगा। तो फाई बराबर ए इंटू डी ए, समाकलन करेंगे। अच्छा फाई होता क्या है, गॉस के नियमानुसार जो निकलने वाला फ्लक्स होगा कुल आवेश का 1/ε0 गुना होगा। क्यू इन मतलब इन साइड में जितना आवेश होगा उसका 1/ε0 गुना होगा ई। अब बताइए ये जो क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे मान लीजिए ये कोई सिलेंडर है, कोई सिलेंडर है, इसकी लंबाई कितना है, यल है,
तो इसका वक्र पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ बताना, नीचे का नहीं, संपूर्ण पृष्ठ नहीं बताना है, केवल वक्र पृष्ठ बताना है। कितना होगा? आप लोग पढ़े होंगे कि बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है 2πrl होता है या 2πrh। तो यहाँ पर ये सब नहीं है, लंबाई कितना है यल, तो 2πrl। अच्छा, ये जो अंदर आवेश है, ये तो लैम्डा का मान हो Q/L, तो Q बराबर क्या नहीं, चलिए ठीक है, हम ऊपर लिख रहे हैं, सॉरी यहाँ पर लिख दे रहे हैं। क्लियर? जो लैम्डा होता है, लैम्डा की वैल्यू Q/L होती है, सॉरी हाँ Q/L, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? लैम्डा इंटू यल। तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे Q का मान लैम्डा इंटू यल अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E इंटू 2πrl। क्लियर? यल से यल कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको नीचे ले आइए, तो हो जाएगा E इक्वल टू 1/2π इंटू लैम्डा अपान r। लेकिन इसकी वैल्यू 4π की मालूम है ना, 2 का तो होता नहीं है, तो नीचे ऊपर 2 से गुणा भाग कर दीजिए, तो हो जाएगा 1/4π टू लैम्डा अपान r। ये हमारा क्या रहा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रही उस अनंत लंबाई के तार के कारण है जिसका क्षेत्र प्रत्येकांक लंबाई में वितरित आवेश लैम्डा हो, या रेखीय आवेश घनत्व आप कह सकते हैं क्या हो? लैम्डा हो। और जिससे स्मॉल r दूरी पर निकालना हो तो केवल करना क्या है? 2 लैम्डा अपान r लगा देना है। क्लियर? पूरा डेरिवेशन सबको समझ में आया? चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम इसमें ग्राफ बनवा रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, यही हम ग्राफ बना दे रहे हैं, इधर जगह बढ़ रहा है तो स्पेस बचना ना पाए। तो हम लिखेंगे ER ग्राफ। ER ग्राफ से कुछ हमें समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? देखिए, गज रहा है, चलिए यहां बना दे रहे हैं। चलो ठीक है, नोट करिए तो बनाएं, नोट कीजिए। ओके, नोट कीजिए फास्ट। चलिए देखिए, अब इसके बाद हम लोग ग्राफ बनाएंगे। इसका ग्राफ बना लीजिए। चलिए देखिए, हम बनाएंगे ER ग्राफ। क्या बनाएंगे? ER ग्राफ। ER ग्राफ, ER ग्राफ बनाएंगे। यदि हम मान लें, जैसे फार्मूला क्या था हमारा, A इक्वल टू 1/4π 2 लैम्डा अपान r। यदि मान लें सब नियत है, क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है, नियत है। तो मतलब ये निकला कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर मतलब केवल r बदले, r का मान बढ़े या घटे, r तो बदल रहा है। तो कैसे इसका ग्राफ बनेगा? देखिए, जिसे ले लीजिए, एक तरफ r ले लीजिए और एक तरफ E ले लीजिए, इधर r हो गया, इधर E हो गया। तो जब r का मान बहुत कम होगा पास में, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। तो मतलब r जब कम है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा तो वैसे वैसे क्या होगा? घटता जाएगा, घटता जाएगा। तो कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा, इस तरह से हमारा ग्राफ आएगा। ठीक है, और वैसे व्युत्क्रमानुपाती है तो E समानुपाती है तो 1/r है, तो हमारा कुछ ग्राफ इसी तरह से आएगा। तो ये हमारा ER ग्राफ रहा। ठीक है, तो ग्राफ आप लोग नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग, ये आज का हमारा जो हेडिंग था, हम केवल एक लेक्चर में एक ही डेरिवेशन करेंगे और उस पर 2 न्यूमेरिकल कम से कम किया जाएगा। तो इस पर आज हम न्यूमेरिकल लगवाएंगे। कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, थोड़ा खट्टे हैं, थोड़ा मीठे हैं, तो थोड़ा आसान है, थोड़ा कठिन है। अजय मिटाएं इसको, नोट हो गया? चलिए देखते हैं। चलिए, हमारा जो सवाल है वो है, कोई अनंत रैखिक आवेश, पहला एग्जाम्पल लेंगे, कोई अनंत रैखिक आवेश चार सेंटीमीटर की दूरी पर, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम
का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। सवाल कुछ इस तरह से है, चलिए देखिए, कह रहा है एक तार है, रैखिक आवेश है, अनंत लंबाई का, कितनी लंबाई का? अनंत लंबाई का। अच्छा, एक समान रूप से आवेशित होगा। हम मान लेंगे प्रति एकांक मीटर में जो वितरित आवेश है वो कितना है? लैम्डा है। कह रहा है लैम्डा का मान निकालना है, तो कह रहा है इससे स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर? कोई बिंदु P हो और इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले, तो फार्मूला अभी अभी आपको हम पहले डेरिवेशन कराए हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान r। हमें क्या क्या दे रखा है? गिवन दैट कह रहा है 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब r की वैल्यू दे रखी है 4 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर 10⁻² मीटर हो जाएगा। कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है? 9 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम। लैम्डा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वैल्यू पुट कर दीजिए, लग जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान r। इसकी वैल्यू होती है स्थिर वैद्युत नियतांक है, जिसका मान 9 × 10⁻9 होता है। लैम्डा का मान हमें निकालना है, सॉरी ई की वैल्यू दे रखी है 9 × 10⁻4, इसका मान 9 × 10⁻9। लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू दे रखी है 4 × 10⁻²। 9 से 9 कट जाएगा, यहाँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये करा मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ जाएगा, तो लैम्डा इक्वल टू 10⁴ × 2 × 10⁻² आ जाएगा, और ये 9 नीचे आ जाएगा। 2 को आगे कर लीजिए, 10 की घाते, ये 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, ये ऊपर जाएगा तो -2 9 बन जाएगा, 9 में से फिर 2 जाएगा तो -7 बनेगा। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं 0.2 × 10⁻6। अच्छा, मात्रा क्या होगा? प्रति एकांक लंबाई, यानी कूलाम प्रति मीटर। अब इसको हम माइक्रो लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं? 0.2 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर, यानी जो ये तार था उसका रेखीय आवेश घनत्व या प्रति एकांक मीटर में वितरित आवेश का मान 0.2 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर, यानी हर एक मीटर पर 0.2 माइक्रो कूलाम का आवेश स्थित बटा हुआ